नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बजट टूर प्लान में। अगर आप इस साल उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, यात्रा कैसे की जाती है, यात्रा करने का सबसे सही तरीका क्या है, इस यात्रा को करने के लिए कितने दिन लगते हैं, यात्रा करते समय स्टे कहाँ पर लेने चाहिए, चारों धाम के अलावा आप और कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं और इस यात्रा को करने के लिए कुल खर्च कितना लगता है। तो यात्रा की पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 4 धाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और यहाँ पर हर बड़े शहर से एक ट्रेन जरूर आती है। तो हरिद्वार में आकर सबसे पहले आप गंगा स्नान जरूर करें। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से आपको 4 धाम के लिए काफी सारी बसेस मिल जाएगी। इसके अलावा स्टेशन के बाहर ही 4 धाम के लिए बसें खड़ी रहती है। पर 4 धाम की यात्रा कराने वाली यह बसेस रास्ते में आने वाले सभी साइट सीन कवर नहीं करवाती और आप इतनी दूर आए हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी प्लेसेस को कवर करना चाहेंगे। तो इन सब के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रह जाता है पैकेज का। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अपना पैकेज ले सकते हैं। इनमें से एक है एडवेंचर ऑन द वे, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इनका ऑफिस हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही है। ये आपको चारों धाम की यात्रा के साथ साथ रास्ते में आने वाले सभी साइट सीन गारंटी के साथ कवर करवाते हैं और 4 धाम यात्रा में पैकेज लेना ही सबसे आसान रहता है। तो सबसे पहले हरिद्वार से एक बढ़िया सा पैकेज लेकर जितना जल्दी हो सके गंगा स्नान करके सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच हरिद्वार से 4 धाम के लिए आगे बढ़ जाइए। तो सबसे पहला धाम है यमुनोत्री और यमुनोत्री में जाने के लिए आपका नाइट स्टे होना चाहिए बरकोट में। तो हरिद्वार से बरकोट के रास्ते पर आता है मसूरी और मसूरी में बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल है जिसका नाम है कैम्प्टी वाटरफॉल। 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पर विजिट करें और जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। पहले दिन हम पहुँचेंगे हरिद्वार से कैम्प्टी वाटरफॉल विजिट करते हुए बरकोट और बरकोट में आपका नाइट स्टे रहेगा। अगले दिन सुबह उठकर 6 बजे आपको होटल छोड़ देना है और सीधे निकलना है जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी यमुनोत्री के नीचे है जो सबसे आखिरी गांव है। यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ से यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। इस ट्रैक को आप पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी के माध्यम से कर सकते हैं। घोड़ा खच्चर वाले 1.5 से 2 हजार रूपए वन साइड का लेते हैं, वही पालकी वाले 3 से 4 हजार रूपए वन साइड का। यमुना माता की जय जयकार लगाते हुए इस यात्रा को पैदल धीरे धीरे पूरा करें। ऊपर पहुंचकर माँ यमुनोत्री के दर्शन करें, यमुनोत्री का जल कलेक्ट करें और नीचे आ जाए। सुबह 9 बजे यात्रा शुरू करने के बाद 4 बजे तक आप आराम से नीचे आ जाएंगे। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस बरकोट आ जाइए, आप जिस होटल में रुके थे वहीं पर। यहाँ पहुँचने के बाद रात को 9 से 10 बजे के बीच सो जाइए और सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके सीधे बढ़ जाइए उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी में जाते समय काशी विश्वनाथ जी के दर्शन जरूर करें और फिर अपने होटल में पहुंचकर आराम करें। आपकी तीसरी रात उत्तरकाशी में होगी। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे चलना है गंगोत्री। उत्तरकाशी से गंगोत्री का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर का है। आपको इस पूरे दिन में 100 किलोमीटर जाना है, यमुनोत्री के दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आना है। तो सुबह 6 बजे गंगोत्री के लिए आगे बढ़े। 10 से 11 बजे के बीच आप गंगोत्री में होंगे। गंगोत्री मंदिर में कोई भी ट्रैक नहीं है, गाड़ी मंदिर के पास तक जाती है। आप यहाँ पर गंगोत्री में गंगा नदी में स्नान करें, माता के दर्शन करें और गंगोत्री का जल लेकर अपने गाड़ी में बैठ जाएं। अब यहाँ से उत्तरकाशी जाते समय आप 2 जगह कवर कर सकते हैं। पहला मिलेगा गरतांग गली, जिसके लिए 2 घंटे लगते हैं और इस ट्रैक को करने के लिए आपको 2:30 बजे के पहले एंट्री लेनी होगी और इसका टिकट 200 रुपए का होता है। गरतांग गली के बाद हर्षिल वैली विजिट करते हुए वापस उत्तरकाशी अपने होटल में आ जाए। आपकी चौथी रात उत्तरकाशी में ही रहेगी। अब अगले यानी 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे होटल छोड़ दीजिए और सीधा बढ़िए सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले गुप्तकाशी मिलेगा। उत्तरकाशी की तरह गुप्तकाशी में भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। आप यहाँ के दर्शन जरूर करें और दर्शन करके सोनप्रयाग चले जाए और अपना नाइट स्टे सोनप्रयाग में ही करें। सभी गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग अंतिम पड़ाव है, प्राइवेट या कमर्शियल गाड़ी इससे आगे नहीं जाती। ध्यान रहे सोनप्रयाग आपको शाम तक 5 या 6 या ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक पहुंच जाना है। होटल में जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाना है और अगले दिन सुबह 3 बजे उठना है। सुबह 4 बजे से यात्रियों की लाइन लग जाती है रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाकर सोनप्रयाग में नदी का पुल पार करके
50 रुपए का टैक्सी लेकर गौरीकुंड आ जाइए। ध्यान में रहे, आपने जो यमुनोत्री और गंगोत्री से जल दिया है वो जल आपको साथ में लेकर केदारनाथ में जाना है, इसलिए इस जल को अपने साथ रखें। सुबह 7 से 8 बजे के बीच आप गौरीकुंड में होंगे। अब गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक 18 किलोमीटर का है। आप यह ट्रैक पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी पिट्टू के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें घोड़े वाले जाने का 3500, आने का 2500 और पालकी वाले जाने का 8 से 10,000 और पिट्टू का वन साइड का 7 से 8,000 रुपए का चार्जेस होता है। इसके अलावा यहाँ पर 3 कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस भी दी जाती है, जो कि फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी से मिलती है, जिसकी बुकिंग आपको पहले ही करानी होती है। स्पॉट बुकिंग नहीं मिलती, इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट है तो सोनप्रयाग का स्टे अवॉइड करें। जहाँ से आपका टिकट है फाता, सिरसी या गुप्तकाशी, वहाँ पर स्टे करें। अब गौरीकुंड से अगर आप पैदल जा रहे हैं तो इस पैदल ट्रैक को आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। सुबह 7 से 8 बजे शुरू होने वाला यह ट्रैक लगभग 5 से 6 बजे तक खत्म हो जाएगा। कोशिश करें कि आप केदारनाथ शाम को 6 बजे के पहले पहुंच जाए, जिससे आपको केदारनाथ धाम की पावन आरती भी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर होटल या टेंट ले लें, उनमें अपना सामान रखें और मंदिर परिसर के रात्रि दर्शन जरूर करें। साथ में आप लाइन में लगकर केदारनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं, या फिर सुबह उठकर फ्रेश होकर आप दर्शन करें। आपने जो यमुनोत्री और गंगोत्री से जल दिया है, इस जल से बाबा केदार का अभिषेक करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद मंदिर से बाहर आकर मंदिर परिसर घूमें, भीमशिला देखें, श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि देखें, केदारनाथ के रक्षक माने जाने वाले बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करें। इनके दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आसपास का परिसर घूमकर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच अपना ट्रेक डाउन शुरू करें। अब इसके बाद आप अपने होटल में आ जाइए सोनप्रयाग में। यहाँ पर अच्छी सी प्यारी सी नींद ले लीजिए, क्योंकि अगले दिन आपको बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ना है। आपकी 7वीं रात यही सोनप्रयाग में ही होगी। अब सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो फास्टेस्ट रूट है, थोड़ा चौड़ा रास्ता है, जिसे कवर करके आप फटाफट बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। और दूसरा रास्ता है ऊखीमठ चोपता होते हुए। ऊखीमठ वह जगह है जहाँ पर बाबा केदारनाथ का शीतकालीन निवास होता है, यानी कि जब मंदिर बंद रहता है उस समय केदार बाबा की डोली ऊखीमठ में रहती है। और थोड़ा आगे जाने पर चोपता आता है और चोपता से ही तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू होता है। तो अगर आप सोनप्रयाग से सुबह 5 बजे आगे बढ़ते हैं तो आप ऊखीमठ दर्शन करते हुए सुबह 9 बजे तक चोपता आ जाए। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़े करके तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू करें, जो 3.5 किलोमीटर का है। तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए 6 घंटे इनफ रहते हैं। इन 6 घंटे में आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। 9 बजे शुरू करें, 3 बजे तक वापस आ जाए। 3 से 4 बजे के बीच अपने गाड़ी में बैठकर पीपलकोटी आ जाए। आपकी 8वीं रात का स्टे पीपलकोटी में ही रहेगा। आप चाहे तो पीपलकोटी के बदले बद्रीनाथ में भी रुक सकते हैं, पर इसके लिए आपको तुंगनाथ का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़े। बद्रीनाथ जाते समय जोशीमठ मिलेगा। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर जरूर विजिट करें। भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी और भविष्यकालीन गद्दी भी कहा जाता है। विंटर के समय जब मंदिर बंद होता है, उस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन यहीं पर किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। जिस दिन ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा और उसके बाद बद्री विशाल जी के दर्शन इसी नरसिंह मंदिर में ही करने को मिलेंगे। अब जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए विष्णु प्रयाग पहुँचे। इस प्रयाग में आप अलकनंदा और धौली गंगा का संगम देखेंगे। इस पवित्र संगम के दर्शन करते हुए सीधे बद्रीनाथ आ जाए। आप बद्रीनाथ सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ में आकर गर्म पानी के कुंड में स्नान करें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें। 2 से 3 घंटे में दर्शन कर आसपास का परिसर घूमकर माना विलेज चले जाएं। माना विलेज बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन करें, जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। इसी के साथ माता सरस्वती नदी का उगम स्थल, भीम पुल और स्वर्गारोहिणी मार्ग, ये वही मार्ग है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और इसी मार्ग से 6 किलोमीटर का अगर ट्रैक करते हैं तो आगे मिलता है सबसे पावन झरना वसुधरा वाटरफॉल। मान्यता है कि इस झरने का पानी पापियों पर कभी नहीं गिरता। और इस प्लेस को अगर आपको विजिट करना है तो एक दिन का एक्स्ट्रा स्टे बद्रीनाथ या माना विलेज में लेना पड़ेगा, जिससे आपकी यात्रा 10 के बदले 11 दिन की हो जाएगी।
तो माना विलेज अच्छे से एक्सप्लोर करके 5 बजे तक अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठ जाए और वापस अपने होटल पीपल कोटी में आकर रुके। अब यहाँ पर आपके चारों धाम के दर्शन हो गए। अगले दिन सुबह उठकर हरिद्वार के लिए वापसी करेंगे। वापसी करते समय सबसे पहले जाइए नंदा प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। इस पावन संगम का दर्शन करके आप चले जाइए कर्णप्रयाग। इस संगम में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। इस पावन संगम के दर्शन करके आप सीधे चले जाइए रुद्रप्रयाग। इस संगम में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। इस पावन संगम के दर्शन करके आप सीधे चले जाइए धारी देवी मंदिर। माता धारी देवी को चार धाम की रक्षक माना जाता है। इनके दर्शन के बिना चार धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता धारी देवी के दर्शन करके सीधे आ जाइए देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम होता है और इस संगम को उत्तराखंड का सबसे पवित्र संगम माना जाता है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। यह स्थान ऋषि मुनियों और तपस्वियों के लिए साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस संगम के आसपास आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ के अस्थियों का विसर्जन यहीं पर किया था। इस पावन संगम के दर्शन करते हुए सीधे आ जाइए ऋषिकेश। ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला विजिट करें और सीधे आ जाइए हरिद्वार। लगभग रात के 8 से 9 बजे तक आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो रात की ट्रेन लेकर आप वापसी कर सकते हैं या अगले दिन सुबह की ट्रेन लेकर वापसी कर सकते हैं, या फिर आप एक दिन ऋषिकेश में स्टे करना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश में उतर सकते हैं। ऋषिकेश में धार्मिक स्थल विजिट करें और साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज करें और फिर अपने शहर के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार से ट्रेन पकड़कर वापसी कर सकते हैं। इस तरह से 9 रात 10 दिन में आपकी चार धाम की यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए कुल खर्चा कितना लगने वाला है। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट बसेस लेते हैं और सभी जगह धर्मशाला में रुकते हैं तो 12 से 14 हजार के बीच आप इस टूर को कंप्लीट कर लेंगे। वही अगर आप अच्छे होटल में रुकते हैं तो आपको 18 से 20 हजार रुपए लग जाएंगे, और आप पैकेज लेते हैं तो पैकेज का भी रेट उतना ही पड़ता है, 18 से 20 हजार रुपए अच्छी सुविधाओं के साथ। हमने यह खर्चा एक आदमी के हिसाब से जोड़ा है। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा से रिलेटेड मैंने हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जल्द ही रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि हम जब भी कोई नई जानकारी दे तो आप तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो।